जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, पिछले 6 शिफ्टों के आधार पर एक ऐसा क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार किया गया है जिस क्वेश्चन पेपर को साथियों अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर आपका यहां से बाहर नहीं जा सकता किसी भी हालत में, क्योंकि इस पेपर को बनाने में, क्वेश्चन पेपर को तैयार करने में साथियों बहुत मेहनत लगी है। ठीक है ना। तो मैं कहूंगा साथियों कि अगर आपका 30 और 31 अगस्त की किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर है और आप चाहते हैं कि इस बार आप अपना सिलेक्शन निश्चित करें तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को साथियों देख कर जाइएगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर एक तरीके से ऐसा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जहां से आपके साथियों क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ देखेंगे, हिंदी भी देखेंगे, जीके जीएस भी देखेंगे, रीजनिंग भी देखेंगे और मैथ भी देखेंगे। तो बिल्कुल साथियों बैठ जाइए, एक तरीके से बैठकर इन सभी विषयों का निचोड़ अगर आप ले लेते हैं तो मेरा मानना है कि सिलेक्शन आपका साथियों निश्चित हो जाएगा। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, बनियाई शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है तो बनियाई शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, मुझे बताइए। देखिए, अगर यहां पर अगर हम बात करें कि विद्वान का क्या हो जाएगा तो विदुषी जिनका जिनका उत्तर है मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि कपिल आम खाता, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए, खाता है, क्या खाता है तो आम खाता है, तो यहां पर आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं आप चला जाऊंगा, देखिए अब यहां पर अगर बात करें ना, मैं खुद चला जाऊंगा ये भी हो सकता है, मैं स्वयं चला जाऊंगा साथियों ये भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे शब्द कहीं पर भी आते हैं और वहां पर आपसे सर्वनाम पूछा जाता है तो वहां पर आपका हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो जिनका आंसर यहां पर डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों, क्या पूछा जा रहा है कि नौकर गांव तक गया, वाक्य में रेखांकित शब्द की अगर बात करें तो क्या, यानी कि तक आपसे पूछा जा रहा है कि ये संकेतवाचक शब्द है, नहीं ये भी नहीं साथियों, ये भी नहीं साथियों। मैं कह सकता हूं, देखिए यहां पर अगर बात करें ना, देखिए अगर बात करें साथियों तक की क्या है तो यहां पर एक संबंध बताया जा रहा है तक शब्द के द्वारा कि नौकर गांव तक गया, तो ये आपका साथियों संबंध सूचक शब्द हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आध्यात्मिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, अधर्म से बना है तो मैं कहूंगा नहीं, धार्मिक से बना है नहीं साथियों, अध्यात्म से बना है। किससे बना है, अध्यात्म से बना है, इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों बहुत ध्यान से देखिए, तुम्हें क्या जल्दी लगी है, मुझे थोड़े से चावल, देखिए थोड़े से यहां पर बिल्कुल सही आया है, अपने शरारती लड़के का कुछ करो सही आया है, सब एक एक करके अंदर जाओ ये भी सही है। मैं कहूंगा साथियों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला है और यही आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया उस वाक्य में होती है जिस वाक्य में आपको देखकर ऐसा लगता है कि काम खुद ना करके किसी और से करवाया जा रहा है। तो इन चारों वाक्यों को पढ़ो और ये बताओ कि किस वाक्य को पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है कि काम खुद न करके किसी और से करवाया जा रहा है। भारत ने लड़ाई लड़ी, तो ये भारत ने खुद लड़ाई लड़ी साथियों, बिल्कुल इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। मारे चिंता के वहां मारा जाता है, ठीक है, इसमें भी नहीं होगी। रवि पुस्तक पढ़ता है, नहीं होगी, ये खुद काम कर रहा है। शीला मीना से चाय बनवाती है, यानी कि यहां पर खुद शीला काम नहीं कर रही है, मीना से चाय बनवाई जा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाक्य में आपकी कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि नील का टीका, इसका मतलब क्या होता है, मुझे बता दीजिए। तो इसका मतलब साथियों क्या होता है कि कलंक लगाना या कलंकित करना एक तरीके से कहा जाता है। आंसर आपका डी के साथ। गाल बजाने का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। तो गाल बजाने का मतलब क्या होता है साथियों, बहुत अधिक बोलना, इसको ही क्या कहा जाता है, गाल बजाना कहा जाता है। उसके बाद देखिए ईश्वर में विश्वास रखने वाले को साथियों क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। साथियों अगर बात करते हैं, देखिए एग्जाम से पहले पहले अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि मैं 2 तरह की पीडीएफ आपको दे रहा हूं। एक 2018 से लेकर 2024 तक का पेपर आपको दे रहा हूं। जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए इनका हल सहित आपको पीडीएफ दूंगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों 10 मॉडल पेपर भी मैं आपको दे रहा हूं, इसके साथ ही 2 अलग अलग पीडीएफ होंगी 10 मॉडल पेपर के, ठीक है ना। 10 मॉडल पेपर और ये वाली पीडीएफ, 2 पीडीएफ साथियों सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही हैं, ठीक है ना। 45 रुपए की अगर बात करें, ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक क्यूआर कोड दिया जाता है, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो एग्जाम से पहले पहले अगर सरसरी निगाहों से आप देखकर चले जाते
जाते हैं तो आपका 65 से 70% पेपर साथियों इन्हीं 2 PDF से साथियों बहुत आराम से आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ईश्वर में विश्वास जो रखता है उसको आस्तिक कहा जाता है। आंसर जिनका ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। जिसका तेज निकल गया है उसको साथियों क्या कहा जाता है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है तो उसको निस्तेज कहा जाएगा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ, सॉरी डी के साथ। दिए गए विकल्पों में से नायक शब्द में कौन सी संधि है बताइए। नायक शब्द की अगर बात करें आप लोग भी ध्यान रखेंगे, देखिए नायक का आपसे संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है। अगर इसका संधि विच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, नए धन अक हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि होगी तो इसमें अयादी संधि होगी। उसके बाद देखिए कपीश का साथियों अगर बात करते हैं इसका संधि क्या होगा मुझे बताइए। तो कपीश की अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको ऐसे बताना है, लेकिन कपिधन ईश का संधि पूछा जाए तो आपको कपीश बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अकाल पीड़ित का समासिक विग्रह क्या होगा। देखिए इसको हम कह सकते हैं अकाल से पीड़ित, कह सकते हैं ना। तो अकाल से पीड़ित कहां पर लिखा हुआ है, या ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ और यही आपका राइट आंसर है। टोपी शब्द का साथियों बहुवचन क्या होगा मुझे बताइए। देखिए टोपी शब्द की अगर बात करते हैं तो टोपी का तो टोपियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोपियां हो जाएगा, और जिनका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में इस्तेमाल किया जाता है बताइए। अगर जनता शब्द की हम बात करते हैं तो मैं कह सकता हूं इसका इस्तेमाल हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। उसके बाद देखिए कि इनमें से साथियों शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि 4 वाक्य आपके सामने, शुद्ध वाक्य कौन सा है। बेटी बेटा से पूछा, गलत है। बेटो ये भी गलत हो जाएगा, बेटो बेटा से पूछा। बेटे ने बेटी से पूछा, ये सही लग रहा है साथियों। उसके बाद देखिए बेटा ने बेटी से पूछा, ये भी गलत है। मैं कह सकता हूं बेटे ने बेटी से पूछा, ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी कि जिनका आंसर सी तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनीगत अशुद्ध, यानी कि वर्तनी स्पेलिंगगत एक तरीके से अशुद्धि आपसे कुल मिला के यहां पर पूछी जा रही थी कि आर्यवर्त एक राष्ट्रीय दैनिक है। यहां पर सब कुछ सही है। यहां अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होगी, यहां पर प्रतियोगिता सही नहीं लिखा हुआ है साथियों। मेरा इकलौता बेटा, ये भी सही है। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ये भी सही है। प्रतियोगिता की अगर बात करते हैं साथियों तो प्रतियोगिता आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर ता में बड़ी की मात्रा लगी है जो कि गलत है। गलत है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अमृत का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं कहूंगा तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन में टारगेट सिलेक्शन की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होगी। आप लोग देख रहे हैं साथियों इस चैनल के माध्यम से हजारों हजार लोग साथियों फायदा उठा रहे हैं। मैं कह सकता हूं जितना मैंने पढ़ाया था पिछले कुछ दिनों में पेपर आपका वहीं से आ रहा है। कहने को पढ़ा तो मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का लास्ट 6 मंथ से, बल्कि 7 से 8 महीनों से पढ़ा रहा हूं साथियों। जनवरी से आपको पढ़ा रहा हूं, जनवरी 2024 से, ठीक है। और उससे पहले जिनका भी फरवरी 2024 में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था तो हजारों हजार लोगों को सिलेक्शन दिया है वहां पर। उसके अलावा साथियों अगर ये आपका एग्जाम ना होता तो जो फरवरी 2024 में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी हजारों हजार लड़के निकलते। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको 6 महीने और दे दिए सरकार ने। तो मेरा मानना है कि इन 6 महीनों में मैंने आपको ऐसा पढ़ा दिया है कि अगर टॉपर निकलेगा तो मेरे हिसाब से टारगेट सिलेक्शन का ही वो स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें साथियों पिछले 6 महीने से जो लगा हुआ है उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। क्योंकि जो अंत तक लड़ता है, जो शुरू से आखिर तक लड़ता है, सिलेक्शन उसका पक्का होता है। और अगर साथियों आपका देखिए पेपर तो आपका अच्छा होगा ये मैं कह सकता हूं। पिछले अगर 10 से 12 दिन की आप क्लासेस देखकर चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास अभी कुछ घंटे बाकी हैं, मैं कह सकता हूं। इन घंटों का साथियों एक तरीके से अच्छे तरीके से अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो 10 से 12 दिन की आप क्लासेस देख डालिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जाएंगे तो उसमें सारी 10 दिन की आपको क्लासेस बहुत बड़ी ही आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो उन सभी क्लासेस को देखिएगा साथियों। देखिए अमृत का अगर बात करते हैं ना, हम लोग अमृत को एक तरीके से अम्लीय कहते हैं, अमृत को पीयूष कहते हैं, अमृत को सुधा कहते हैं, लेकिन शशि थोड़ी ना कहते हैं अमृत को। क्यों? क्योंकि ये तो चांद को कहा जा सकता है भाई, चांद को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं शशि, ठीक है। उसके बाद देखिए मेघ का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा है मुझे बताइए। अगर बात करते हैं साथियों मेघ को क्या कहा जाता है, मेघ को वारिद कहा जाता है।
है, राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अपयश का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। तो अपयश का विलोम क्या होगा साथियों, सुयश होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुनाफा का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। देखिए मुनाफा का विलोम नुकसान हो जाएगा, ये तो एक तरीके से बच्चा जानता है कि मुनाफा का विलोम क्या होता है, नुकसान होता है। उसके बाद देखिए पवन और पावन, यहां पर साथियों दो शब्द है, आपको पवन का मतलब बताना है और आपको पावन का मतलब बताना है। अगर हम पवन की बात करते हैं तो पवन को एक तरीके से हवा कहा जाता है, तो हवा एक यहां पर है और एक यहां पर है। पावन की अगर बात करें तो पावन को अपवित्र नहीं कहा जाता है, पवित्र कहा जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां आपका जो अलंकार होता है वो उभय अलंकार होता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें कौन सा अलंकार है, तो सा आ गया साथियों। यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर किसी वाक्य में सा आ जाए, समान आ जाए, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। उसके बाद देखिए सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से जीवन में, सुख है जीवन में, परसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस दिन सदन में। मैं कह सकता हूं ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए सिकंदर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की थी, ये वाक्य साथियों कौन सा है मुझे बताइए। देखिए इसमें संदिग्ध थोड़ी ना होगा साथियों कोई, मैं कह सकता हूं ये पूर्ण भूतकाल है, यानी कि ये भूतकाल वाला वाक्य और ये काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। पुष्प फूले हैं, ये वर्तमान काल का उदाहरण है या भविष्य काल का उदाहरण है या भूतकाल का उदाहरण है। देखिए ये तो आपका भविष्य का थोड़ी ना होगा, भूत का भी नहीं होगा, आपका वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। रघुवीर साहे को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था साथियों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो 1984 में, यानी कि 19। तो अब आपके यहाँ पर साथियों रीजनिंग के आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर साथियों मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो पूरा पेपर साथियों हम लोग देखेंगे, आप सभी लोग यहाँ पर बने रहिएगा एंड तक। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में रैबिट को क्या लिखा जाता है, यानी कि RABBIT को UCEDLV लिखा जाता है। उसी प्रकार DONKEY को GQQMHA लिखा जाता है और उसी प्रकार आपको बताना है कि TURTLE को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस हर एक शिफ्ट में साथियों एक से दो सवाल, दो से बल्कि दो, लगभग दो से ज्यादा सवाल, दो के आसपास हर एक शिफ्ट में साथियों ऐसे पूछे जा रहे इस कॉन्सेप्ट पर आधारित। तो मैं कहूंगा इस कॉन्सेप्ट में साथियों लॉजिक आखिर क्या लगा हुआ एक बार आप लोग देखेंगे और बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए, जैसे आर जो होता है ना वो 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, बी 2 पर होता है, आई 9 पर होता है और 20 पर होता है साथियों टी। इसकी अगर बात करते हैं साथियों यू आपका 21 पर होता है, सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है, डी 4 पर होता है, एल 12 पर होता है, वी आपका 22 पर होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों ये 18 से 21 हुआ है, यानी कि यहां पर 3 बड़ा है, ये 1 से कितना हुआ है 3 हुआ है, यानी कि साथियों यहां पर 2 बड़ा है, इस 2 से साथियों क्या हुआ है यहाँ पर 5 हुआ है, यानी कि 3 बड़ा है, और साथियों ये 9 से कितना हो गया है 12 हो गया, एक सेकेंड, ये 2 से कितना हुआ है 4 हुआ है, यानी कि 2 बड़ा है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 2 3 2 3 2 ऐसे करके बढ़ रहा है और यही लॉजिक यहां पर लगा है साथियों। सबसे पहले 3 बढ़ाया गया, ठीक है ना, डी से जी हुआ 3 बढ़ाया गया, ओ से क्यू हुआ 2 बढ़ाया गया, तो इसमें भी यही लॉजिक लगेगा। अब अगर बात करें देखिए डायरेक्ट हम लोग साथियों यहां पर देखते जाएंगे, टी 20 पर होता है, 20 में 3 बढ़ाएंगे 23 आ जाएगा, 23 पर आता है डब्ल्यू। यू 21 पर होता है, 21 में साथियों 2 बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू डब्ल्यू कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। आर होता है 18 पर, 18 में साथियों 3 बढ़ाएंगे 21 आएगा, 21 पर आता है यू, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो ऐसे 3 2 3 2 आपको बढ़ाना है, आंसर आपको मिल चुका है। उसके बाद देखिए साथियों HC5, उसके बाद FF8, उसके बाद DI11, उसके बाद BL14, आपको बताने कि यहां पर साथियों क्या क्या आ जाएगा बताइए। देखिए ये होता है आपका 8 पर, ये होता है 6 पर, ये होता है 4 पर, ये होता है 2 पर, यानी कि 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ,
ठीक है, और 4 से 2 हुआ तो मैं कह सकता हूं 2 से जब यहां पर 2 घटाएंगे तो यहां पर 26 आ जाएगा। 26 का मतलब Z। अरे भाई सबसे पहले B है फिर A है और उससे पहले Z ही तो होता है, तो 2 घटाएंगे Z आ जाएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं साथियों Z है, और Z सिर्फ और सिर्फ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A में है। इसको टिक करना है साथियों, आगे आपको बढ़ जाना है। अब यहां पर देख लीजिए कंफर्म करने के लिए आंसर कि 5 से 8 हुआ है 3 बढ़ाएंगे, 8 से 11 हुआ 3 बढ़ाएंगे, 11 से 14 हुआ 3 बढ़ाएंगे, 14 में 3 बढ़ाएंगे 17 आएगा, तो 17 भी यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए साथियों जूम कर देता हूं, 1 सेकंड रुकिए। देखिए और इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि यहां पर आपका जवाब क्या हो सकता है कि आप एक कंसल्टेंसी में आईटी विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपको सौंपा गया काम मानव संसाधन से संबंधित है, यानी कि आपको विशेषज्ञता किसी दूसरे काम में है लेकिन आपको दिया कोई दूसरा काम दिया जा रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको सीमित ज्ञान है, यानी कि आपको लिमिटेड नॉलेज है, बहुत अधिक नॉलेज नहीं है। तो आप उस कंडीशन में अगर फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सीमित कार्यों को करेंगे और इसे बॉस को भेज देंगे जो आपसे नहीं होगा, ऐसा करोगे नहीं। सहकर्मी से मदद लेंगे, आप सीखने के बाद कार्य को समाप्त करेंगे और वरिष्ठ को सूचित करेंगे कि आपने कार्य को समाप्त करने के लिए एक साथी कार्यकर्ता की मदद ली है, या आप प्रदत्त कार्य के समय, ठीक है ना, प्रदत्त कार्य के समय आप बॉस को प्रासंगिक अनुभव ना होने के बारे में सूचित करेंगे। बिल्कुल, जब आप बॉस काम आपको दे रहे होंगे आप तभी बता देंगे कि मेरे पास इसका अनुभव नहीं है या बहुत अधिक अनुभव नहीं है, ये आप बता दोगे ना, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना, पहले आप उस काम को सीखेंगे तो जो आपको समय भी दिया गया होगा कुछ, भाई इतने समय में आपको ये काम कंप्लीट करना है, फिर तो भाई बहुत टाइम हो जाएगा अगर आप उस काम को सीखने बैठ जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वाला लग रहा है। वरिष्ठ को लिखित रूप में सूचित करेंगे कि यह कार्य आपके किस, तो लिखित रूप में थोड़ी ना दोगे, भाई बोल दोगे खाली बस। यहां पर अगर बात करें दवा का संबंध, यानी कि दवा का संबंध जैसे औषधालय से है तो उसी प्रकार बंदूकों का संबंध किससे होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें दवा को कहां पर रखा जाता है तो औषधालय में रखा जाता है, उसी प्रकार बंदूकों को कहां पर रखा जाता है, क्या संग्रहालय में रखा जाता है, नहीं, या युद्ध में रखा जाता है, नहीं, तहखाने में भी नहीं रखा जाता है, साथियों शस्त्रशाला में रखा जाता है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यह क्वेश्चन बहुत एक तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण, क्या इनमें से कौन सा गुण पुलिस अधिकारी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो एक ऐसा कौन सा गुण है साथियों जो पुलिस अधिकारी के लिए हानिकारक हो सकता है, क्या ईमानदार, वफादार और साहसी होना और कानून तोड़ने वालों के प्रति सख्त होना, ये क्या पुलिस वाले के पास जो गुण होता है ये हानिकारक होगा। तो मैं कहूंगा नहीं। मजबूत, और ये तो गुण होना चाहिए पुलिस वाले के पास, मजबूत और बहादुर बनने के लिए और एक पुलिसकर्मी के रूप में अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार होना, तो ये भी गुण होना चाहिए। आत्मविश्वासी और बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन कभी कभी स्थिति की मांग होने पर कानूनों के प्रति, ऐसा नहीं भाई कानूनों के प्रति उदार नहीं चलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला गुण ना ही हो तो बेहतर होगा। मैं कह सकता हूं यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि MOL यानी कि मोल नुक सुड को क्या लिखा जाता है कि डॉग आर बार्किंग लिखा जा सकता है। नुक जो सुड को क्या लिखा जा सकता है, डॉग्स आर फास्ट लिखा जा सकता है। नुक टॉम को क्या लिखा जा सकता है, डंकीज आर मैड लिखा जा सकता है। तो इस कूट भाषा में बार्किंग के लिए क्या साथियों, बार्किंग के लिए कूट का उपयोग क्या होगा, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। यानी कि बार्किंग, अब आप देखिए कहां कहां पर लिखा हुआ है आपका बार्किंग। एक तो बार्किंग आपका साथियों यहां पर लिखा हुआ है और कहीं पर साथियों बार्किंग लिखा हुआ है, देखिए जरा एक सेकेंड, डॉग आर फास्ट, डंकी आर मैन नहीं लिखा हुआ और कहीं। तो अब एक काम करिए, बार्किंग का कोड जो होगा ना, या तो मोल हो सकता है, या तो नक हो सकता है, या तो सट हो सकता है। तो आप एक काम करिए कि डॉग आर का कोड निकाल लीजिए, क्या डॉग का कोड निकाल लीजिए और आर का कोड निकाल लीजिए, जो बचेगा वो आपका बार्किंग का कोड होगा। अच्छा अब देखिए डॉग आर यहां पर भी आ रहा है और डॉग आर यहां पर भी आ रहा है, यानी कि डॉग आर का कोड इसमें भी होगा और साथ ही इसमें भी होगा। तो देखिए क्या क्या सेम है, एक तो नक सेड सेम है और सड सेम है, यानी कि नक और सड, क्या साथियों नक और
सड ये जो हो गए ना, ये डॉग और आर में से किसी ना किसी के कोड होंगे। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि सड भी आंसर नहीं हो सकता, नक भी नहीं हो सकता, बचेगा मोल। तो मैं कह सकता हूं कि मोल जो होगा वो बार्क का कोड हो जाएगा, बार्किंग का कोड हो जाएगा। तो मोल कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। इस सवाल की अगर बात करें कि PDV है, उसके बाद साथियों OBS है, उसके बाद NZP है। आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर आ सकते हैं और उसके बाद LVJ ही आना चाहिए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ये P से क्या हुआ है? ये P से O हुआ है। आप देखेंगे कि इसमें एक कम हुआ है। आप यहां पर अगर बात करें O से N हुआ है, यानी कि एक घटाया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि इन में अगर एक घटाएंगे तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर M आ जाएगा। और M किस जगह पर है साथियों? एक, अच्छा 3 ऑप्शन में कोई बात नहीं। ये D से B हुआ है, एक घटाया गया है, ठीक है ना। ये अब देखिए, अब अच्छा 2 घटाया गया, D से B हुआ है 2 घटाया गया, और B में जब 2 घटाएंगे तो Z आ जाएगा, A और फिर Z। तो यहां पर भी 2 घटाएंगे। तो यहां पर अगर साथियों 2 घटाएंगे तो आपका साथियों यहां पर क्या आ जाना चाहिए? आपका X आ जाना चाहिए। MX लिखा हुआ है यहां पर और यहां पर लिखा हुआ है। अब इसको देख लीजिए, V से S हुआ है साथियों 3 घटाया गया है, ठीक है ना। और S से साथियों P हुआ है 3 घटाया गया है। अब P में जब साथियों 3 घटाएंगे तो यहां पर M आ जाएगा, यानी कि MXM कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर जो सही जवाब है वो किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। साथियों जिन लोगों ने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को साथियों एक बार लाइक कर दीजिए। और जो भी आपके मित्र लोग हैं, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या जिनका भी पेपर नहीं हुआ है, तो उन सभी लोगों तक साथियों इस वीडियो को आप लोग जरूर पहुंचा दीजिए। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की, इसमें क्या है? देखिए XPCF से WOBE बना दिया गया है। उसी प्रकार LRVE से VA से KQUZ बना दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि BMWG से क्या बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। अब यहां पर देखिए साथियों, ये है X और ये है W। ये होता है 24 पर, ये होता है 23 पर, यानी कि 1 घटाया गया है। ये होता है 16 पर, ये होता है 15 पर, यानी कि P से 1 घटाया गया है। C से B हुआ है, यानी कि 1 घटाया गया। F से E हुआ है, यानी कि 1 घटाया गया है। तो यहां पर तो लॉजिक आपको साथियों साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर भी 1-1 घटाया गया। देखो जरा भाई, A से Z हुआ 1 घटाया गया है, V से U हुआ 1 घटाया गया है, R से Q और L से बिल्कुल साथियों 1-1 घटाया जा रहा है। मैं कह सकता हूं B में 1 घटाएंगे तो A आ जाएगा, M में 1 घटाएंगे L आ जाएगा, W में 1 घटाएंगे V आ जाएगा और यहां पर साथियों F आ जाएगा। तो आपको देखना है साथियों कि ALVF कहां पर लिखा हुआ है? ALVF तो ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? यही आपका बिल्कुल और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए। चलिए चलिए भाई देखिए, यहां पर अगर बात करें इस लॉजिक की, अगर बात करें कि आखिर यहां पर लॉजिक क्या आया है कि S है, W है, I है, N है, G है। इसको मतलब कुल मिला के कैलकुलेट करके 68 बनाया गया है। स्विच को कैलकुलेट करके 86 बनाया गया। बोर्ड को कैलकुलेट करके क्या बनाया जा सकता है? तो मैं कह सकता हूं ऐसा हो सकता है साथियों कि S होता है 19 पर, W होता है 23 पर और I होता है 9 पर, ठीक है। और उसी प्रकार साथियों N होता है आपका 14 पर और G होता है आपका 7 पर। यानी कि इनको टोटल जोड़ा गया है। क्या 68 आएगा साथियों? देखिए 9 3 12 हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा? 22 21 हो जाएगा, या आपका 25 हो जाएगा और 25 7 32 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा? 6 7, यानी कि 77 हो रहा है साथियों। ये तो 77 हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अभी तो मामला नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए 77 में से हम 4 घटा देते हैं तो आपका जो है ना वो 68 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब ऐसे ही इसको जोड़ लो जरा। ये होता है आपका 2 पर, ये 15 पर, ये 1 पर, ये 18 पर, ये 4 पर होता है। 18 4 22 हो जाएगा, 23 23 24 25 25 15 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 में से 4 घटाएंगे तो 36 कहीं पर हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि ये लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा। देखिए अब अगर आपको साथियों कभी इस टाइप का सवाल दिखे कि कुछ लेटर हो और उनके सामने कोई बड़ी संख्या लिखी हो, तो पहला वाला लॉजिक तो आप ये लगाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर ये लॉजिक नहीं लग पा रहा है तो आप इन सभी लेटर का अपोजिट लेटर निकाल लेंगे। जैसे कि A का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y,
C का अपोजिट होता है X, D का अपोजिट होता है W, इस टाइप से, ठीक है ना। अगर बात करें S का अपोजिट क्या होता है साथियों, H होता है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा क्योंकि H 8 पर होता है। अब प्लस लगाएंगे, W का अपोजिट मैंने अभी आपको बताया साथियों D होता है और D 4 पर होता है। अब इनको जोड़ेंगे, I का अपोजिट साथियों क्या होता है, R होता है जो कि साथियों 18 पर आता है। N का अपोजिट M होता है जो कि 13 पर आता है और G का अपोजिट T होता है जो कि 20 पर आता है। अब इनको साथियों जोड़ लो, क्या दिक्कत है। देखिए 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 18 13 और 20 कितना हो जाएगा, ये आपका 10 13, 13 का 3 आ जाएगा और ये आपका 4 5 6 यानी कि 63 आ जाएगा। और ये कितना है, 68 है। तो मैं कह सकता हूं साथियों इसमें 5 जुड़ेगा, क्या इसमें 5 जुड़ेगा, 64 65 66 67 68 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी ऐसे ही करा लो। बी का अपोजिट क्या होता है साथियों, बी का अपोजिट वाई होता है यानी कि 25 आ जाएगा। ओ का अपोजिट क्या होता है साथियों, एल यानी कि 12 आ जाएगा। ए का अपोजिट जेड यानी कि 26 आ जाएगा। आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट आई यानी कि 9 आ जाएगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू यानी कि 23 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 25 12 26 और 9 और ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करें तो 5 2 7, ठीक है ना, 7 8 9 9 6 आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 यानी कि 95 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अब इसमें से भी 5 हमको बढ़ाना है। तो जब 5 बढ़ाएंगे ना साथियों तो कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। और 100 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। देखिए यहां पर आपका जो है ना वो 63 आ रहा था ऊपर को स्विंग में, स्विंग वाले में। अब इसमें कितने लेटर हैं स्विंग में, तो 1 2 3 4 5 है, तो हमने 5 बढ़ाया। अब बोर्ड में कितने लेटर हैं, 5 है, तो हमने 5 बढ़ाए। लेकिन यहां पर जो लगेगा ना वो 6 लेटर हैं, तो टोटल करके हमें 6 बढ़ाना पड़ेगा, तब आएगा 86। खैर अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर जो है ना वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए 34 है, 34 के बाद 46 है, 46 के बाद साथियों 64 है, उसके बाद 88 और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 154 ही आना चाहिए। तो देखिए यहां पर 34 से 46 हुआ है, कितना बढ़ा है साथियों, 12 बढ़ाया गया है। 46 से 64 हुआ है, लगभग साथियों कितना बढ़ाया गया है, 18 बढ़ाया गया। 64 से 88 हुआ है, कितना बढ़ाया गया है, 4 और 2 यानी कि 24 बढ़ाया गया। तो अब आपको बताना है कि यहां पर क्या बढ़ाया जाएगा। देखिए इसमें कितना बढ़ाया गया, 12 में 6 बढ़ाया गया, 18 हुआ है। 18 में 6 बढ़ाया गया, 24 हुआ है। तो 24 में भी साथियों 6 बढ़ाएंगे, यहां पर वाला नंबर मिलेगा, यानी कि यहां पर 30 हो जाएगा। यानी कि 34 में 12 बढ़ाया गया, 46 आया। 46 में 18 बढ़ाया गया, 64 आया। 64 में 24 बढ़ाया गया, 88 आया। 88 में 30 बढ़ाएंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा। अब क्या 118 में कितना बढ़ाएंगे साथियों, 6 यहां पर आ जाएगा, यानी कि यहां पर 36 आ जाएगा। तो अगर 118 और 36 154 होते हैं तो यह हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार जरा करके साथियों, ठीक है। तो यहां पर आपका 5 बिल्कुल साथियों 154 ही आ रहा है, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आ जाएगा, 118 आ जाएगा। और ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, हर एक कॉन्सेप्ट से, हर एक चैप्टर से साथियों सवाल है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि इस पूरी वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, इस सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक चित्र की ओर संकेत करते हुए आनंद कहते हैं। आनंद आप अपने आप को मान लो, एक चित्र है, आप इस चित्र की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि चित्र में दिख रही महिला मेरे भांजे की नानी। अच्छा, आपका भांजा कौन होगा, आपकी बहन का बेटा होगा। आपकी बहन के बेटे की नानी कौन होंगी, यानी कि आपकी माता जी होंगी। क्या आपकी माता जी होंगी। कहने कि चित्र वाली महिला का आनंद से क्या संबंध, तो आनंद क्या कहेगा उन महिला को, अरे भाई माता जी ही तो कहेगा। तो माता जी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों, जैसे यहां पर 36 से 162 बनाया गया है, उसी प्रकार 24 से यहां पर क्या बनाया जा सकता है, यह बात आप लोगों से यहां पर पूछी जा रही है। तो इस सवाल को साथियों कैसे करेंगे, क्या यहां पर लॉजिक है, एक बार बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए अगर 36 को 162 बनाना हो तो तकरीबन 36 की गुणा 4 से कराकर देखिए साथियों कितना आता है, 6 चौक 24 और 4 तियां 12, यानी कि 144 आता है। अब अगर हम साथियों 144 में क्या 18 का आधा प्लस कर दे, यानी कि 36 का आधा प्लस कर दे जो कि 18 होता है, तो हमें कितना मिल जाएगा साथियों, मैं कह सकता हूं हमें कितना मिल जाएगा, हमें 162 मिल जाएगा। और ये 162 लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम यहां पर 24 की भी गुणा किससे कराएंगे, 4 से कराएंगे, 4 चौक 16, ठीक है ना, 96 आ जाएगा।
96 में अब हम 24 का आधा प्लस करेंगे तो 96, 24 का आधा 12, कितना हो जाएगा एक तरीके से साथियों 108 हो जाएगा। क्या 108 ऑप्शन में लिखा हुआ है? मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, यानी कि एक अलग है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो अलग है। देखिए 3 जो है ना, 3 ऑप्शन, इसमें एक लॉजिक लगा होगा, ये सेम रूल पर आधारित होंगे, लेकिन एक ऑप्शन अलग होगा, विषम होगा, उसका आपको चयन करना है। सबसे पहले एक काम करिए, इनका अंतर करिए। 5 और 17 का अंतर कितना होता है? 12 होता है, यानी कि 17 में से 5 घटाओगे तो 12 आएगा। उसी प्रकार अगर बात करें 26 और 40 का अंतर कितना होता है? मैं कह सकता हूं 14 होता है। कितना होता है साथियों? 14 होता है। चलिए 7 और 19 की अगर बात करते हैं, इसका अंतर 12 होता है। अगर इसके अंतर की बात करें तब भी 12 होता है, यानी कि यहां पर भी अंतर 12 आया, यहां पर भी अंतर 12 आया, यहां पर भी अंतर 12 आया, लेकिन यहां पर अंतर 14 आया। तो मैं कह सकता हूं कि आपका राइट आंसर सुजाय बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है और 11 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है। तो साथियों जैसे जैसे कहा जा रहा है ना, वैसे वैसे साथियों हम इसको करते जाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया है कि सुजाय एक लड़का है जो बिंदु ए से चलता है और बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और 11 किलोमीटर जाता है, पूर्व की तरफ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ साथियों 11 किलोमीटर इसको मैंने पूर्व दिशा की तरफ चला दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो साथियों बाएं मुड़ा दिया और इसको 5 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद कहने के पुनः वो बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। तो साथियों पुनः हमने इसको बाएं मुड़ा दिया और यहां तक कहीं अगर बात करें 7 किलोमीटर यहां तक वो चल गया। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये साथियों बाएं मुड़ा दिया गया और ये आपका इसने क्या 13 किलोमीटर यहां पर यात्रा कर ली। कहने के फिर वो क्या बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है और कहने के फिर वो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो साथियों 4 किलोमीटर जाएगा तो वो यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि ये टोटल 11 है। जब ये टोटल यहां तक 7 चल चुका है तो इसकी दूरी क्या होगी साथियों? 4 होगी, यानी कि इसकी दूरी 4 होगी। तो ये बिल्कुल इसके लगे में साथियों आ जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा रहा है साथियों, और बी पर रुक जाता है। बी पर साथियों रोक दिया इसको, कह रहे कि बी बिंदु से ए तक की पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, यानी कि इसकी दूरी कितनी है ये पूछा जा रहा है। और कहने के किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, क्या पूछा जा रहा है? बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए, बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो भाई इस तरफ जाएगा ना तो वो उत्तर की ही तरफ ही तो जाएगा। चलिए उत्तर की तरफ जाएगा और कितने किलोमीटर ये दूरी है साथियों? मैं कह सकता हूं ये टोटल दूरी 13 किलोमीटर है। ये टोटल साथियों मान लेते हैं ये 13 किलोमीटर है और ये यहां से लेकर यहां तक 5 किलोमीटर है। क्या ये वाली 5 किलोमीटर है? तो 13 में से जब साथियों 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, यानी कि 8 किलोमीटर जाएगा और उत्तर की तरफ जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस ऑप्शन को सही मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि भाग की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भाग अगर रखा जाता है तो कुल मिला के फाइनल आंसर 10 आना चाहिए। अगर ये इसको कैलकुलेट करके अगर 10 आ जाता है भाग की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भाग रखने पर, तो हमारा यही उत्तर होगा। लेकिन अगर 10 नहीं आता है तो हम इस वाले ऑप्शन को ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस है ना तो इसको भाग कर दीजिए, ये प्लस है कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस ये भाग है तो इसको माइनस कर दीजिए, बाकी से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 168 की अगर साथियों 168/12 आ जाएगा, 12 कम 12, 12 चौक 48, यानी कि इस पूरे की जगह पर साथियों 14 आ जाएगा प्लस। अब अगर बात करें 26 गुणा 6 कितना होता है? 26 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 6 चंग 36 और यहाँ पर 156 हो जाएगा, यानी कि 156 हो गया और प्लस 152 माइनस हो गया। यानी कि अगर अब बात करते हैं साथियों 152 और 14 कितने हो जाएंगे? ठीक है 152 और 14 कितने हो जाएंगे साथियों? 6 और 1 यानी कि 166 हो जाएंगे। तो 166 बटे 166 माइनस 156
बराबर कितना आ जाएगा भाई, 166 में से 156 जाएगा तो 10 आएगा, यानी कि 10 बराबर 10 आ चुका है। इस पूरे को कैलकुलेट करके 10 आया है, यानी कि आपका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों, तो अब आपके सामने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये सभी के सभी वो क्वेश्चंस है साथियों कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आप अपने रियल एग्जाम में देखेंगे, जो आपका एग्जाम होने वाला है, बाकी की शिफ्टें बची है। तो इन सभी प्रश्नों को देखिएगा, अपने जहन में स्टोर कीजिएगा और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कीजिएगा। देखिए मुद्रास्फीति की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो मैं कह सकता हूं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए रबर किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है, तो रबर की अगर बात करते हैं साथियों उष्ण कटिबंधनीय सदाबहार से संबंधित है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, तो कितना होता है साथियों 1:8 का अनुपात होता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए लार में एक पाचक एंजाइम लार एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है, तो किसके पाचन की शुरुआत करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। उसके बाद देखिए गबन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई अगर आपसे पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, आंसर आपका सी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, मुझे बताइए। तो कहीं ना कहीं सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी उद्योग भी कृषि पर आधारित है और ये भी कृषि पर आधारित है, लेकिन जूट सीमेंट की अगर बात करते हैं तो सीमेंट आपका कृषि पर आधारित नहीं है। भारतीय संविधान सभा में जो प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी ये किसने दिया था, तो ये भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी ये भाषण। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया, तो कब किया गया साथियों 1972 में ही उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया। अगला सवाल देखिए कि कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी जो होती है ना साथियों, वो दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसको आयाम कहा जाता है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, रत्ती भर के चेंजेस इसमें नहीं है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय पर राज्य सचिव कौन थे, तो साथियों इनका नाम क्या था, मॉन्टेग्यू, यानी कि एडविन मॉन्टेग्यू की अगर बात करते हैं, जो जब 1919 का एक्ट पारित हुआ था उस समय राज्य सचिव कौन थे, तो एडविन मॉन्टेग्यू थे। उसके बाद देखिए कि कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, तो अगर गिर वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो साथियों ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कौन सा ठीक है ना, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो मैं कहूंगा होन मुस्जी फिरोज शाह मोदी की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम हुआ था। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो मैं कहूंगा सारस क्रेन की अगर बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं एस अगेंस्ट ऑड्स की अगर बात करते हैं साथियों तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक है। अगले नंबर का सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा यह जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय सूबेदारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पदवी का प्रयोग किया जाता था, तो उपरिक्त पदवी का प्रयोग किया जाता था। अगला सवाल देखिए कि गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था, तो इसका जो कार्यकाल था वो 1266 से लेकर 1287 तक चला था गयासुद्दीन बलबन का। अगले नंबर का सवाल है कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंवले की अगर बात करते हैं साथियों आंवला में तो विटामिन सी पाया जाता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान किन दो अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, मुझे बताइए। यानी कि जब साथियों राष्ट्रीय आपातकाल
लगता है तो कौन से दो अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 20 को और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत नहीं आता है, तो अगर बात करें साथियों चित्रकूट आता है, औरैया आता है, बांदा आता है, लेकिन भदोही नहीं आता है। अगला सवाल देखिए कि गोंचा महोत्सव, इसको लोकप्रिय रूप से रथ महोत्सव की कहा जाता है। बिल्कुल सही, यानी कि गोंचा महोत्सव को रथ महोत्सव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे समय में मनाया जाता है जब हिंदू रामनवमी मनाते हैं या जब हिंदू रथ यात्रा मनाते हैं। तो बिल्कुल सही साथियों, जब हिंदू रथ यात्रा बनाते हैं, या आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 के विषय क्या है, मुझे बताइए। तो इसका विषय क्या है साथियों? सड़क सुरक्षा नायक बने, ये इसका विषय है, ये आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम कहा जाता है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों शारदा अधिनियम किसको कहा जाता है, तो बाल विवाह प्रतिषेध प्रतिबंध अधिनियम 1929 को क्या कहा जाता है? शारदा अधिनियम कहा जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से किस जलप्रपात को भारत का नायाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों चित्रकूट की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नायाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिबिंब ऐप विकसित किया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों झारखंड की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि झारखंड की अगर बात करें यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा ही प्रतिबिंब ऐप विकसित किया गया है। इस प्रकार जिनका आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह शुरू किया गया था। तो आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाएगा कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब शुरू किया गया था? तो 1910 में शुरू किया गया था। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो मैं कहूंगा आपका आंसर अगर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो साथियों शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। तो कह सकते हैं शाहजहां का ही कार्यकाल उस समय चल रहा होगा। अगला सवाल देखिए भारत में साइबर अपराध परिगणित है, यानी कि यहां पर अगर बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे अगर बात करते हैं अवशिष्ट विषय की, तो भारत में साइबर अपराध अवशिष्ट विषय में परिगणित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो ये कहां पर है साथियों? ये लखीमपुर में है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का देखिए अब यहां पर साथियों आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन आपके सामने? तो कुछ क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो मैथ के यहां पर देख लेते हैं। अब आपको साथियों बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये मैथ के वो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए दो संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? 24-25, यानी कि अगर एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या 25 होगी। इसके अनुपात में दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि महत्तम समापवर्तक इनका कितना है? 3 है। तो कहने के लघुत्तम समापवर्तक मुझे बताइए। देखिए अब सवाल में कभी भी दो संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया जाए और आपको दे दिया जाए महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF बोले तो महत्तम मासा आपको दे दिया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली संख्या क्या होगी तो पहली संख्या निकालना बहुत आसान है। दूसरी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरी संख्या निकालना भी बहुत आसान है। मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो पहला अनुपात है उस पहले अनुपात की गुणा मासा से कराइए, ये निकल आएगी आपकी साथियों पहली संख्या। 24 तियां कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। और दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? 75 की गुणा साथियों 75 की गुणा एक तरीके से 3 से कराओ, कितने हो जाएंगे? 75 तियां कितने हो जाएंगे आपके? 25 है यहाँ पर। क्या है साथियों? 25 है। 25 तियां कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। यानी कि 25 गुणा 3 कितने हो जाएंगे? मैं कहूंगा 75। यानी कि अब आपको पहली संख्या भी मालूम पड़ गई, दूसरी संख्या भी मालूम पड़ गई, लघुत्तम समापवर्तक आपको बताना। आपने ये सूत्र जरूर पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। यानी कि मासा आपको पता है 3 है। अब देखिए पहली संख्या 72 हो जाएगी गुणा दूसरी संख्या 75 हो जाएगी, ठीक है ना। अब गुणा लासा और मासा आएगा। मासा कितना है? 3 और लासा आपको ज्ञात करना है ला, ठीक है ना। लघुत्तम समापवर्तक ये आपका आ गया। तो मैं कह सकता हूं 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। यानी कि अब लासा आपके सामने साथियों क्या आ चुका है? लासा आपके सामने आ चुका है 72 गुणा 25। तो अब आपको साथियों 72 की गुणा
25 से आप करवा दीजिए, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो 5 दून आपका 10 आ जाएगा, 7 पंजे 35, एक आपका 36 हो जाएगा, 4 और यहाँ पर साथियों 14 आ जाएगा, 0 10 और यहाँ पर 8 और 1, यानी कि अगर बात करें लासा कितना निकला साथियों 1800 निकला। क्या 1800 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में है और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एक गोदाम में 104 बोरों का औसत वजन 130.5 किलोग्राम है और शेष मतलब 104 बोरे तो हैं, उसके अलावा 30 बोरे और हैं। इन 30 बोरों का औसत वजन कितना है, औसत भार कितना है? 75 किलोग्राम है। तो कहने के गोदाम में सभी बोरों का अगर औसत किलोग्राम देखें तो कितना निकलेगा। देखिए यहां पर कहा गया है कि 104 बोरों का 104 बोरों का जो वजन बताया गया है वो कितना बताया गया है? 130.5 बताया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 104 बोरों का कुल मिला के वजन कितना होगा, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ नहीं करना है कि 104 की गुणा 130.5 से आप कर देंगे, इतना आपका ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर साथियों करा लेता हूं बहुत तेजी के साथ। 104 की गुणा किससे कराना है? 130 गुणा 5 से कराना है, तो 13,572 निकला। 13,572 की अगर बात करें, ये 104 बोरों का कुल मिला के वजन है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 36 बोरों का औसत वजन कितना है, तो 36 बोरों का औसत वजन साथियों कितना है? 75 किलोग्राम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 36 बोरों का कुल मिला के वजन कितना होगा, तो 75 की गुणा साथियों 36 से करा लो। 75 की गुणा मैंने 36 से कराई तो 2700 आया, यानी कि 2700 यहां पर आ जाएगा। अब ये है 36 बोरों का कुल वजन, ये है 104 बोरों का कुल वजन, और कहा जा रहा है कि गोदाम में जितने भी बोरे हैं 104 प्लस 36, ये 104 प्लस 36 साथियों कितने हो जाएंगे? देखिए जरा 140 हो जाए, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि इन 140 बोरों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो साथियों जब 140 बोरे यहाँ हैं तो मैं कहूँगा साथियों यहाँ ये वाला वजन दोनों जोड़ लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए। तो अगर इनको जोड़े ना साथियों, इनको जोड़े 13,572 और 2700, इनको अगर साथियों जोड़े तो कितना आएगा? 2 7 12 का 2 और आपका 6, यानी कि 16,272 आ गया। 16,272 इसको साथियों आपको क्या कर देना है? इसको एक तरीके से आपको कट कर देना है। तो इसको साथियों कट कर लेते हैं हम, देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी यहाँ पर जगह की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 2 से कट करें तो यहाँ पर 70 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 3 आपका 6, 2 छंग 12 आ जाएगा। इसको अगर कट करें तो 35 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 चौक 8, 0 2 छंग 12 और 2 8 16 आ जाएगा। इसको अगर किससे कट करें, ऐसे एक काम करो अब साथियों, यहाँ पर अब एक तरीके से यहाँ पर भाग करा लो। क्या? 35 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 40 68 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे साथियों, देखिए 35 से कम 35 ये आपका आ गया। क्या बचा? 5 बचा, ये आपका 6 आ गया। 35 से कम 35, फिर से 35 से कम 35 आ जाएगा। क्या बचेगा? अब थोड़ी सी जगह की दिक्कत पड़ गई भाई यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 6 में से बच जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब साथियों देखिए ये 8 है ना, ये 8 यहाँ पर रख लो। अब अगर बात करते हैं साथियों 35 की गुणा ऐसे कराओ कि 218 के आसपास आ जाए, यानी कि 35 छंग कितने होते हैं? तो मैं कहूँगा 210 होते हैं। 35 छंग कितने हो जाएंगे? 210 हो जाएंगे। कितना बचेगा? 8 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे साथियों, 0 लगा लेंगे। 35 दूना कितना हो जाएगा साथियों? 70 हो जाएगा। अब 10 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 100 हो जाएगा। 35 से तिया कितने हो जाएंगे? 105। 35 दूना कितने हो जाएंगे? यानी कि 116.22 कहां पर लिखा हुआ है? 116.22 तो नहीं, 223 लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर साथियों सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं का योगफल जो है वो 186 सेंटीमीटर है और उनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी बताई गई है? 93 बताई गई है। तो साथियों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए अगर समांतर भुजाओं का योगफल दे रखा हो सवाल में और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी हो सवाल में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योगफल। क्या? समांतर भुजाओं का योगफल
और गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये सूत्र कहलाया जाता है, मैं कहूंगा 1/2 गुणा योगफल कितना है 186 और दूरी कितनी है 193 सिर्फ। तो इसको अगर कट करेंगे ये साथियों 9693 आ जाएगा और फिर 93 गुणा 93 आपको करा देना है, यानी कि 93 की गुणा अगर 93 से कराएं तो क्या आता है 3 3 9 और यहाँ पर 27 आ जाएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा आपका 9 81 82 आपका 83 आ जाएगा, मैं कहूँगा 9 और 14 और यहाँ पर 6 और यानी कि 8649 क्या कहीं पर लिखा हुआ है, मैं कहूँगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ और ये क्या है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि जादू की वर्तमान आयु का मधु की आयु से अनुपात कितना है, 4:5 है, यानी कि जादू की आयु अगर 4 है तो मधु की आयु 5 है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं जादू की आयु अगर 40 वर्ष है तो मधु की आयु 50 वर्ष है। तो मैं कह सकता हूं साथियों 2 लोग यहां पर हैं, एक तो जादू है और एक मधु है। अगर जादू की आयु साथियों 4x है तो मधु की आयु कितनी बताई गई है, 5x बताई गई है। अच्छा कह रहे कि मधु की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, अरे भाई मधु की आयु तो 5x है, मधु की आयु 30 वर्ष यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। तो जादू की आयु क्या होगी, देखिए अगर इस 5 को अगर हम 6 से गुणा कर दे तो 30 हो जाएगा, तो इसको भी हमें साथियों 6 से गुणा करने पड़ेगा, क्या आएगा 6 चौक 24, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 30 वर्ष मधु की आयु है तो 24 वर्ष साथियों जादू की आयु होगी। और जो 24 वर्ष कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, यही आपका साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। और जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था साथियों, अगर चंद घंटे पहले भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस पीडीएफ को सरसरी निगाहों से एक बार देखकर एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाएंगे। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें 45 रुपए की, वो सिर्फ पीडीएफ है, 2018 से 2024 तक के सभी पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल के और 10 प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, क्यूआर कोड पर आप 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको साथियों पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने पिछले 10 दिन की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं कहूंगा अपनी शिफ्ट में जाने से पहले कैसे ना कैसे करके पिछले 10 दिन की सभी वीडियोस को देख डालिएगा। कैसे आप देख सकते हैं साथियों वीडियोस, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन करेंगे तो उसमें साथियों मैंने सारी क्लासेस जो है ना वो डाल रखी है, वहां पर आप लोग जाके निःशुल्क उन वीडियोस को साथियों देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।